नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को विस्तार से समझा था। आज हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए मौर्य वंश से पूर्व भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों को विस्तार से जानेंगे। हम बात करेंगे उन दो बड़े और शक्तिशाली हमलों की जिन्होंने न सिर्फ भारत की सीमाओं को बदला बल्कि यहाँ के इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर में आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कौन सी वजहें थीं जिनसे इन हमलों की जमीन तैयार हुई। फिर हम बात करेंगे पहले ईरानी आक्रमण की। इसके बाद आएगा सिकंदर का मशहूर यूनानी आक्रमण और राजा पोरस के साथ उसका वो ऐतिहासिक युद्ध। और आखिर में हम देखेंगे कि इन सारी घटनाओं का भारत पर क्या और कैसा असर पड़ा। अब ये समझने के लिए कि आखिर ये आक्रमण हुए ही क्यों, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर के भारत को देखना होगा। ये कहानी है एक ऐसे भारत की जो असल में दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा जो बहुत मजबूत और एकजुट था और दूसरा जो कमजोर और पूरी तरह से बिखरा हुआ था। एक तरफ था भारत का पूर्वी हिस्सा जहां मगध साम्राज्य एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। उसने आसपास के छोटे छोटे राज्यों को अपने में मिलाकर एक विशाल और स्थिर साम्राज्य खड़ा कर लिया था। वो किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमोत्तर भारत की कहानी वो बिल्कुल उल्टी थी। ये इलाका कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। उनमें कोई एकता नहीं थी और उनकी यही आपसी फूट बाहरी हमलावरों के लिए एक खुली दावतनामे जैसी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिमोत्तर ही क्यों? हमलावरों ने भारत में आने के लिए इसी रास्ते को क्यों चुना? इसका जवाब हमें भारत के भूगोल में मिलता है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची अभेद्य दीवारें खड़ी थीं, जिन्हें पार करना नामुमकिन था। दूसरी तरफ दक्षिण में था विशाल समुद्र, और उस जमाने में राजाओं के पास इतनी शक्तिशाली नौसेना नहीं होती थी कि वो समुद्री रास्ते से आने वाले किसी बड़े हमले को रोक सकें। इसलिए किसी भी विदेशी सेना के लिए भारत में घुसने का सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल रास्ता बचता था, और वो था पश्चिमोत्तर का जमीनी रास्ता। और इसी रास्ते का फायदा उठाकर भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण हुआ। यह आक्रमण किया था उस समय के शक्तिशाली ईरानी साम्राज्य ने। जी हां, भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण करने का रिकॉर्ड ईरान के हखामनी वंश के नाम है, जिसे हम एकेमेनिड एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है इसके संस्थापक साइरस से, जिसने भारत पर हमला करने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाम रहा। असली कामयाबी मिली उसके उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम को। उसने 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत के गांधार और कंबोज जैसे इलाकों को जीत लिया, और ईरान का ये कब्जा तब तक कायम रहा जब तक कि सिकंदर नाम का तूफान नहीं आ गया। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, डेरियस ने इन इलाकों को सिर्फ लूटा नहीं, बल्कि उसने इसे अपने विशाल साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी 20th प्रोविंस घोषित कर दिया। मतलब इसे पूरी तरह से अपने शासन का हिस्सा बना लिया। और ये जीत ईरानियों के लिए समझ लीजिए एक सोने की खान साबित हुई। इस एक प्रांत से उन्हें हर साल टैक्स के रूप में 360 टैलेंट सोना मिलता था। ये इतनी बड़ी रकम थी जिसने ईरानी साम्राज्य के तिजोरी को भर दिया। इस रकम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरानी साम्राज्य को अपने सभी एशियाई प्रांतों से जितनी कुल आमदनी होती थी, उसका लगभग 1/3 हिस्सा 1/3 अकेले भारत के इसी छोटे से जीते हुए इलाके से आता था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये क्षेत्र कितना धनी था। लेकिन ईरान का ये दबदबा हमेशा के लिए नहीं था, क्योंकि पश्चिम से एक नई और भी ज्यादा ताकतवर आंधी उठ रही थी, जिसका नेतृत्व इतिहास के सबसे मशहूर योद्धाओं में से एक कर रहा था। ये नई शक्ति थी मैसेडोनिया यानी यूनान का सिकंदर, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। सिर्फ 20 साल की उम्र में राजा बना, महान दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा ली और अपनी आंखों में पूरी दुनिया को जीतने का एक जुनून लेकर निकला था। जैसे ही सिकंदर ने भारत की धरती पर कदम रखा, उसकी शोहरत या कहूं कि उसकी दहशत उससे पहले पहुंच चुकी थी। तक्षशिला का राजा था आम्भी, जिसने लड़ने की जहमत ही नहीं उठाई। उसने बिना किसी लड़ाई के सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन भारत के सभी राजा आम्भी की तरह नहीं थे। बहुत जल्द सिकंदर का सामना एक ऐसे भारतीय राजा से हुआ
जो उसके अब तक के सफर का सबसे मुश्किल चैलेंजर साबित हुआ। ये ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई झेलम नदी के किनारे, जिसे यूनानी लोग हाइडेस्पीज कहते थे। यहाँ झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज करने वाले महान राजा पोरस ने सिकंदर की विश्व विजेता सेना का सामना किया। ये एक भयानक युद्ध था, जिसमें पोरस ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि सिकंदर भी दंग रह गया। युद्ध में हार के बाद भी राजा पोरस का स्वाभिमान नहीं टूटा। जब उन्हें कैदी की तरह सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? पोरस का जवाब आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा, वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर एक सच्चा योद्धा होने के नाते बहादुरी की कद्र करना जानता था। वो पोरस के इस जवाब और उनकी हिम्मत से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ उन्हें आजाद किया, बल्कि उनका सारा राजपाट भी सम्मान के साथ वापस लौटा दिया। उसने एक हारे हुए दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया। अब जरा कहानी का रुख बदलते हैं। जब ये सब कुछ पश्चिमोत्तर भारत में हो रहा था, उस समय भारत के दिल में यानी मगध में क्या चल रहा था? वहां नंद वंश का एक बहुत ही घमंडी और क्रूर राजा धनानंद राज कर रहा था। और हां, ये वही धनानंद था जिसने भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान किया था, एक ऐसी गलती जो उसके पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बनी। और यही कहानी में असली मोड़ आता है। आचार्य चाणक्य ने सिकंदर को रोकने के लिए तलवार का नहीं, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उनकी रणनीति कमाल की थी। सबसे पहले उन्होंने सिकंदर की सेना में ये अफवाह फैला दी कि जो भी व्यास नदी को पार करेगा वो मर जाएगा। दूसरा, उन्होंने चुपके से सैनिकों के खाने में हल्का जहर मिलवाना शुरू कर दिया, जिससे वो बीमार पड़ने लगे। और तीसरा, उन्होंने मगध की विशाल सेना और उसके खतरनाक हाथियों का ऐसा डर फैलाया कि यूनानी सैनिक मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गए। और चाणक्य का ये दांव बिल्कुल सटीक बैठा। सिकंदर की विश्व विजेता सेना, जो सालों से लड़ते लड़ते थक चुकी थी, अब डर और अंधविश्वास के आगे पस्त हो गई। सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने और आगे बढ़ने से साफ साफ मना कर दिया। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा विजेता अपनी ही सेना के सामने मजबूर खड़ा था। उसे भारत को पूरी तरह जीतने का अपना सपना अधूरा छोड़कर यहीं से वापस लौटना पड़ा। सिकंदर भारत में कुल मिलाकर करीब 19 महीने रहा। लौटते समय उसने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। थल सेना की कमान सेल्यूकस निकेटर को सौंपी और जल सेना की निरेयाकस को। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जो शख्स पूरी दुनिया जीतने निकला था वो कभी अपने घर वापस नहीं पहुंच पाया। 323 ईसा पूर्व में रास्ते में ही बेबीलोन शहर में, जो आज के इराक में है, उसकी मौत हो गई। सिकंदर तो चला गया, लेकिन उसका और उससे पहले ईरानियों का आना भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ गया, जिसने आने वाले कल की कहानी लिख दी। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस ईरानी और यूनानी संपर्क का भारत पर क्या असर हुआ। इसका सबसे पहला और बड़ा असर तो ये हुआ कि भारत और यूनान के बीच व्यापार और संस्कृति के लिए सीधा रास्ता खुल गया। इन हमलों ने भारतीय राजाओं को एक कड़वा सबक भी सिखाया कि अगर वो आपस में लड़ते रहे तो कोई भी बाहरी ताकत उन्हें आसानी से हरा सकती है। इसी सोच ने आगे चलकर भारत के राजनीतिक एकीकरण को मजबूती दी। साथ ही कला के क्षेत्र में भारतीय और यूनानी शैली के मिलने से गांधार कला का विकास हुआ और भारतीयों ने यूनानियों से सिक्के बनाने की कला भी सीखी। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा कि क्या इन विदेशी हमलों से जो उथल-पुथल मची, जो असुरक्षा का माहौल बना, क्या उसी ने भारत में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की जरूरत पैदा की? क्या इसी केओस ने वो जमीन तैयार की जिस पर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य वंश की शानदार इमारत खड़ी की? इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। दोस्तों, अगली क्लास में हम मौर्य वंश को विस्तार से समझेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो और बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।